हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट करी थी PYQ सॉल्व करने की, तो आज मैं उसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है और सेकंड पार्ट मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा देखिए, at the same temperature CO2 gas is more soluble in water than O2 gas. Which one of them will have the higher KH and why? देखिए, इसमें अगर मैं क्वेश्चन को पहले समझने की बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास दो गैसेस हैं, एक है आपका CO2 और एक है आपकी O2। ठीक है, दोनों गैसेस को आपने कैसा लिया है, सेम टेम्परेचर पे लिया है। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। आपको बताना है कि इन दोनों में से किसका जो है KH, व्हाट इज KH? KH इज हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हेनरीज लॉ होता है ना, उसमें जो कांस्टेंट होता है वो हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, और रीजन भी बताना है ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास हेनरी लॉ ये कहता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैसेस विच यू आर टेकिंग। ठीक है, और XA क्या है, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, और KH क्या है आपका हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें, बेसिकली जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताता है, ये सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। तो देखिए, ये जो रिलेशन है हेनरीज लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये रिलेशन निकालेंगे और यहाँ से हमें ये मिलता है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, KH ऑफ अ गैस। तो दैट मीन्स कि जो KH, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल है तो उसकी KH की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू ऑफ KH फॉर O2 गैस विल बी हायर सिंस इट इज लेस सॉल्युबल। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस की KH वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, देखिए एन अननोन गैस X, कोई गैस है अननोन, पता नहीं कौन सी, इज डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व करी गई है एट 2.5 बार प्रेशर, जिसका प्रेशर कितना है 2.5 बार, एंड हैज मोल फ्रैक्शन 0.04 इन सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो आपको ना ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा टॉपिक से लिया जा रहा है। देखिए, सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि हेनरीज लॉ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड, मतलब अब आपको नए मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। क्यों, क्योंकि अब क्या है, प्रेशर जो है डबल कर दिया गया है। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए क्या करा है, टेम्परेचर को कैसा रखा है, सेम रखा है, बस प्रेशर को डबल करा है। तो हमारे जो नए मोल फ्रैक्शन होंगे वो कितने होंगे, 0.08 या 0.04 या 0.02 या फिर 0.92। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको इसे सॉल्व करने के लिए हेनरीज लॉ पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, हेनरी लॉ क्या है हमारा, PA इज इक्वल्स टू XA और KH। ठीक है, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, XA इज मोल फ्रैक्शन और KH इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब प्रेशर की पहले जो इनिशियल वैल्यू कितनी दी गई है, 2.5 बार प्रेशर। ठीक है, इसके बाद XA की वैल्यू मतलब जो मोल फ्रैक्शन है 0.04 दिया था, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, KH की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको यहाँ लेकर गए, यहाँ पे जो हमारा KH की वैल्यू आई है, आप चाहे तो इसको सॉल्व करके आंसर भी निकाल सकते हैं, बट मैं ऐसे रख देती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके कैलकुलेशन में कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें नई इक्वेशन लेनी है, मतलब लॉ तो यही है, इक्वेशन नई लेनी है। तो उसने पहले ही बता दिया था कि जो आपका जो नया प्रेशर है वो किसका है, ट्वाइस है जो पुराना वाला प्रेशर था। ठीक है, तो P-A जो कि हमारा नया प्रेशर है वो किसके इक्वल है, 2 × PA। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद नए वाले मोल फ्रैक्शन हमें निकालने हैं और KH की वैल्यू यहाँ पर हमने यही रखी है। ये देखिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसने जो क्वेश्चन की एंड में कहा था कि एट द सेम टेम्परेचर, तो एट द सेम टेम्परेचर का मीनिंग क्या है कि हमारी KH की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि KH जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो KH की वैल्यू भी सेम रहेगी, जितना मर्जी हो आप प्रेशर चेंज कर लो या मोल फ्रैक्शन चेंज कर लो। ठीक है,
तो वही चीज़ है कि एच की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 2.5 मैंने रख दी है, और मोल फ्रैक्शन जो नए वाले आएंगे, और ये के एच की वैल्यू, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये इससे जाकर मल्टीप्लाई कर देना। तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2 इंटू में 0.04 इज इक्वल टू में एक्स डैश ए, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 0.08 नए वाले मोल फ्रैक्शन। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वाई एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। देखिए जब भी मैंने बताया ना कि जैसे आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जाना है। देखिए सोलिबिलिटी की बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हेनरीज लॉ लगेगा। तो इसका आंसर देखिए कैसे देना है। आपको हेनरीज लॉ पता है, ठीक है। अगेन यहाँ से मैं ये रिलेशन निकालूंगी तो यहाँ से हमें जो मिलेगा कि सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। अब देखिए जो के एच की वैल्यू है वो वार्म वाटर और कोल्ड वाटर यानी कि टेम्परेचर कम है तो दैट मीन्स के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। जब के एच की वैल्यू कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो एनिमल्स हैं वो हमारे कैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, जो ऑक्सीजन जो डिजोल्व है वाटर में, ठीक है, वो ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी इन कोल्ड वाटर। तो इसलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसा मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। देखिए क्योंकि वार्म वाटर में क्या हो जाएगा, के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा है ना, के एच की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, तो इसीलिए जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। तो रीज़न आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको लैंग्वेज में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर सो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस डिक्रीजेस। क्योंकि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो वार्म वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जानवरों के लिए मुश्किल हो जाता है सांस लेना, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है, वार्म वाटर में ऑक्सीजन जो है लेस डिसॉल्व है, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल इन वार्म वाटर, दे आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हेनरीज लॉ, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ हिट। देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको बेसिकली आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हेनरीज लॉ क्या है, तो अगर हमें इसे लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to the pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution। Means हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की, ठीक है, इन अ लिक्विड, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए आप ना जो ये डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आप ना बिल्कुल भी इसमें से एक भी वर्ड ना स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक भी वर्ड स्किप कर दिया तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी भी क्वेश्चन में बताया कि जो सॉलिडिटी है वो डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अगर आपने टेम्परेचर कुछ मतलब अलग अलग वैल्यूज रख दी तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी अलग आएगी, मतलब सही से ये रिलेशन आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आपको प्रेशर टेम्परेचर जो है आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन, ठीक। ये इस देखो बेसिकली आपको क्या है, ये रिलेशन याद रखना है मैथमेटिकली, ठीक है। यहाँ से आप मतलब इस स्टेटमेंट को डिराइव कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो के एच लगा देंगे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, हम बोर्ड एग्जाम्स में एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहता है बच्चों को कि आप जो यहाँ पर फॉर्मूले में जो टर्म्स है ना उसको भी अच्छे से लिखो, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इसको भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है, के एच है, एक्स है, पी है, तो वन बाय वन सारी चीज़ें लिख दो। ये जैसे के एच क्या है, यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, और पी क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है,
ठीक है। एक्स क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन है। ये चीज़ इस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, वैसे तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं बट ये सबसे आसान वाली है, ठीक है। इसमें क्या है, क्या बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी सोडा वाटर बॉटल्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, जो सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, उनको ना बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ सील करा जाता है। क्यों हाई प्रेशर के साथ? क्योंकि उसमें जो CO2 गैस होती है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है हाई प्रेशर के साथ। तो इसको आप देखते हैं ना, जब भी आप सोडा वाटर बॉटल खोलते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो अचानक से जो फिज़ करके जो बाहर आती है ना, वो गैस CO2 होती है। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस कम हो गई, तो इसीलिए CO2 गैस बाहर आती है जो कि फिज़ बनाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोडियम। मतलब अब यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो राउल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, P सोल्यूट इज इक्वल्स टू P नॉट सोल्यूट मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई है और ये x मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है आपका, P इज इक्वल्स टू KHX, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हेनरीज लॉ है, ठीक है। सी क्या है हमारा, P टोटल इज इक्वल्स टू P सॉल्वेंट, और डी ऑप्शन क्या है, P सोल्यूट इज इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट इनटू मतलब मल्टीप्लाई और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले अभी हम समझते हैं कि राउल्स लॉ एग्जैक्टली कहता क्या है। देखिए राउल्स लॉ क्या कहते हैं, देखो अगर आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है जिसमें कि सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा है आपका, वोलेटाइल। तो पहले तो हमें ना वोलेटाइल का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स, और जो कि कैसे हैं आपके नॉन वोलेटाइल। तो अभी मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है। देखिए जैसे इसको ना एक ऐसे एग्जांपल से समझ लीजिए कि आपने ना नमक को पानी में डिसॉल्व करा है, ठीक है। तो नमक का क्या हो गया हमारा सोल्यूट और जो पानी हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। अब आपको भी पता है कि जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, उसके जो है वेपर्स बनते हैं, सॉल्ट के वेपर्स नहीं बनते हैं, मतलब बनते बहुत कम क्योंकि वो सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जिसके वेपर्स इजीली रूम टेम्परेचर पे वेपर्स बन जाते हैं वो हमारा होता है वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। और जिसके रूम टेम्परेचर पे इजीली मतलब वेपर्स नहीं बनते तो वो हमारे नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो सॉल्ट है वो नॉन वोलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा वोलेटाइल है, इनकी इजीली वेपर्स बन जाएंगे। तो देखिए जब इसके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके इजीली वेपर्स बन रहे हैं, सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो वेपर प्रेशर जो होगा वो किसका होगा, हमारे सॉल्वेंट का होगा, ठीक है। यानी कि जो प्रेशर अगर हम देखें वैसे होना क्या चाहिए था, P टोटल P सोल्यूट, ठीक है, और प्लस में P सॉल्वेंट होना चाहिए था ना। लेकिन हमारे पास क्या है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है सिर्फ और सिर्फ यही इवेपोरेट होगा, इसी के वेपर्स बनेंगे जबकि सॉल्यूट के नहीं बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा PT है यानी कि P जो टोटल है वो किसके बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा सॉल्वेंट के वेपर्स का जो प्रेशर है, ठीक है। तो यही हम देख लेते हैं इसी का जो ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या है हमारा कि हमारा जो आंसर है वो T इज इक्वल्स टू P सॉल्वेंट रहने वाला है। तो हमारा जो C ऑप्शन है वो सही है। देखो ये हेनरी लॉ तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये जो B ऑप्शन है ये तो बिल्कुल क्रॉस है, ठीक है। तो हेनरी लॉ सीधा सीधा। अब देखो क्योंकि ना मैंने अभी बताया सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो सॉल्यूट वाले ऑप्शन वैसे हटा दो आप, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सॉल्यूट आ रहा है इसमें भी सॉल्यूट आ रहा है, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, T इज इक्वल्स टू P सॉल्वेंट, जैसा कि अभी हमने प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं इस पार्ट में। देखिए अभी थोड़ा सा आपको नॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।